जय हिंद दोस्तों। आज हम क्लास 7 का पाठ्य पुस्तक विज्ञान की बातें क्लास 7 यानी कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक विज्ञान की बातें का हम पढ़ेंगे। इसका पहला चैप्टर है पौधों में पोषण यानी न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इसमें हम सब्जेक्ट को सिलसिलेवार रूप से पढ़ेंगे। इसमें प्रश्न उत्तर सभी हम प्रश्न उत्तर करेंगे शुरू से लेकर अंतिम तक। इसमें पढ़ने के लिए है पहला प्रकाश संश्लेषण, जो पौधों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम, पोषक तत्व के बारे में पढ़ना है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थ ये पढ़ना है। यदि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा, रंध्र, अस्टोमाटा, पोषण ये इसमें पढ़ना है। स्वपोषण, परपोषण, सहजीवी पोषण। इसमें हमें और आगे पढ़ना है मृतजीवी पोषण, स्पोरोफाइटिक न्यूट्रिशन, फफूंद के बारे में पढ़ना है जिसे फंजाई बोलते हैं, कीटभक्षी यानी इंसेक्टिवोरस के बारे में पढ़ना है। दोस्तों हमें सिलसिलेवार रूप से पढ़ेंगे और इसका क्वेश्चन आंसर शुरू से अंत तक कर देंगे। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इसका PDF आप ले सकते हैं। तो चलते हैं चैप्टर की ओर। तो हम आज का चैप्टर हम बता दिए हैं कि पौधों में पोषण यानी न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में हमको पढ़ना है। कहा गया है क्या पौधों को भी भोजन की आवश्यकता होती है। सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। सभी जीवित प्राणियों को विविध गतिविधियों जैसे शरीर की वृद्धि, छोटा है उसका बड़ा होगा और बड़ा होगा, भोजन के टूटे फूटे कोशिकाओं के मरे जैसे कट फट गया, टूट गया तो उसके मरम्मत करने के लिए, जैविक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक पदार्थों का आपूर्ति के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। समझ गए। सभी को जरूरत होती है किस चीज़ का, ऊर्जा का। यह ऊर्जा उन्हें कैसे प्राप्त होते हैं, तो यह भोजन से प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं, भोजन से। ये ऊर्जा भोजन से ही प्राप्त होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि पौधों को भोजन की आवश्यकता होती है। दोस्तों जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की जरूरत होती है। ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होता है और भोजन है सो पौधे संश्लेषित करते हैं और मनुष्य है सो परजीवी होते हैं, दूसरे पर निर्भर होते हैं। आपने पिछले क्लास में पढ़ लिया है पोषक तत्व, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है भोजन में उपस्थित विभिन्न घटक जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज पदार्थ पोषक तत्व हैं। हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों को करने के लिए आवश्यक है। पोषक तत्व हमारे शरीर में विभिन्न कार्यों को करने के लिए आवश्यक होता है। पौधों के लिए भोजन कौन बनाता है, तो पौधों के लिए भोजन है सो स्वयं बनाते हैं। कौन बनाता है, स्वयं बनाता है। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता ऊर्जा प्राप्ति के लिए होती है। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषी में अपना भोजन स्वयं बनाया तो इसलिए इसे स्वपोषी कहते हैं। इसमें स्वपोषी में पेड़ पौधे हैं वायुमंडल से यानी वायु से कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी से जल प्राप्त करते हैं। सूर्य की उपस्थिति में क्लोरोफिल में ग्लूकोज बनाते हैं जिसका फॉर्मूला है CH12O6। ऑक्सीजन और जल है तो वाष्पित हो जाता है। ठीक है, तो हम इसके आगे और पढ़ते हैं कि पौधों के लिए भोजन कौन बनाते हैं, तो भोजन स्वयं बनाते हैं। तो इसके आगे यहाँ पर है इन्हें भी जानिए। हरे पौधों की पत्तियों में एक प्रकार की संरचना यानी हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट जहाँ से भोजन का निर्माण होता है। इस क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का एक वर्णक यानी पिगमेंट पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। यह सिर्फ पौधों में पाया जाता है। पूछा जाता है कि पौधों की पत्तियां हरे क्यों होते हैं, तो हरे पिगमेंट के कारण जिसका नाम है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की मौजूदगी के कारण पौधे की पत्तियां हरे कलर की होती हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार यहाँ फिगर दिया हुआ है और पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट में पाए जाने वाली क्लोरोफिल वर्णक के फिगर दिया हुआ है। अब नेक्स्ट चलते हैं प्रकाश संश्लेषण, पौधों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। हरे पौधे हैं से उनका पत्तियां हरा होता है जो
क्लोरोफिल के मौजूदगी के कारण हरा होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण। और क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? पेड़ के पत्तियों में, जहाँ पर भोजन का निर्माण होता है। भोजन है सो पेड़ पौधे स्वयं बनाते हैं, इसलिए ये स्वपोषी कहलाते हैं। प्रकाश संश्लेषण, पौधों की हरी पत्तियों में भी कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो भोजन बनाने में सहायक होते हैं, सहायक करते हैं, जैसे क्लोरोफिल है। भोजन का उत्पादन यानी संश्लेषण हरी पत्तियों में होती है, इसलिए इसे भोजन उत्पादन का कारखाना यानी खाद्य फैक्ट्री भी कहते हैं। तो कहा जाएगा कि क्वेश्चन पूछेगा कि पौधों में खाद्य फैक्ट्रियाँ किसे कहा जाता है, फूड फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो आपको बताना होगा हरी पत्तियाँ। हरी पत्तियाँ हैं तो खाद्य फैक्ट्री है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थ कौन कौन सा है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थ है क्लोरोफिल वर्णक, जो हर पौधे की हरी पत्तियों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पौधे के पत्तियों में पाए जाते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? हरे कलर का होता है, हरे पिगमेंट होते हैं, ग्रीन पिगमेंट होते हैं, जिसके कारण पत्तियों का कलर हरा होता है। हरे पौधे अपना प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? स्वपोषी बोलते हैं। पेड़ पौधों को स्वपोषी बोलते हैं, ऑटोट्रोफ्स कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल वर्णक मौजूदगी होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी होनी चाहिए जो वायु में उपस्थित होता है, जल एवं खनिज लवण की उपस्थिति होती है जो मिट्टी में पौधों के जड़ यानी मूल रूट्स यानी मूल द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। और चौथा है सूर्य का प्रकाश भी पौधों के लिए अनिवार्य है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इन कच्चे पदार्थों से पौधे द्वारा भोजन तैयार करने की प्रक्रिया होती है। लेकिन इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो इस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। कौन कौन सा चीज़ की आवश्यकता है? कच्चे माल, तो 4 कच्चे पदार्थ की आवश्यकता है। पहला क्लोरोफिल वर्णक, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड जो वायु में उपस्थित होते हैं, तीसरा जल एवं खनिज लवण जो मिट्टी से पौधों के जड़ मूल द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, और चौथा सूर्य का प्रकाश यानी दिन के समय में होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वायु से प्राप्त किए हैं, वाटर है यानी जल मिट्टी से प्राप्त किए, और क्लोरोफिल है सो पेड़ के पत्तियों में मौजूद होता है, सूर्य के प्रकाश में ये सभी मिलकर अपना भोजन ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, यानी इंग्लिश में बोले तो फोटोसिंथेसिस। हरे पौधों द्वारा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का उपयोग कर भोजन मुख्यतः ग्लूकोज जो एक कार्बोहाइड्रेट या शर्करा है बनाने और ऑक्सीजन को छोड़ने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण ग्लूकोज का फॉर्मूला हुआ C6H12O6। हरे पौधे, फिर से सुनिएगा, हरे पौधे द्वारा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल कहाँ होता है? पेड़ की पत्तियों में। प्रकाश है सो सूर्य के प्रकाश को जरूरत हुआ क्लोरोफिल है पेड़ के पत्तियों में पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त किए? तो कार्बन डाइऑक्साइड वायु से प्राप्त किए, तथा जल खनिज लवण कहाँ से प्राप्त किए हैं? मिट्टी से, जड़ों के द्वारा प्राप्त करते हैं। का उपयोग कर भोजन मुख्यतः ग्लूकोज जो एक कार्बोहाइड्रेट या शर्करा है, ग्लूकोज जिसका फॉर्मूला है C6H12O6 बनाने और ऑक्सीजन को छोड़ने यानी निर्मित करते हैं। ऑक्सीजन का फॉर्मूला है O2। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण को निम्नलिखित समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है। तो यहाँ देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त किए हैं? वायु से। जल यानी मिट्टी से प्राप्त किए हैं। सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट जो C6H12O6 ग्लूकोज के रूप में बनता है, और ऑक्सीजन 6O2 ऑक्सीजन और जल निर्मुक्त होता है। यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है, समीकरण 6 CO2 plus 12H2O in the presence of sunlight and chlorophyll C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O का निर्माण होता है। तो ये प्रकाश संश्लेषण के बारे में हुआ। अब यहाँ पर ऊपर चलते हैं।
नेक्स्ट हम चलते हैं, सफ़ेद पत्तियों वाले भाग को क्लोरोफिल वर्णक अनुपस्थित होने के कारण उस भाग में न तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई न स्टार्च का निर्माण होता है। सफ़ेद पत्तियों में क्लोरोफिल नहीं होता है। क्लोरोफिल किसमें होता है? हरे रंग का वर्णक होता है, हरे पत्तियों में पाया जाता है, इसलिए क्लोरोफिल नहीं पाया गया, तो इसलिए यहाँ पर स्टार्च का निर्माण नहीं हुआ। स्टार्च का निर्माण क्या हुआ? नहीं हुआ। हम बताते चले कि स्टार्च इज पॉलीमर मेड बाय प्लांट्स टू स्टोर एनर्जी। तो स्टार्च क्या है? एक पॉलीमर है जो प्लांट में एनर्जी को स्टोर करता है, एनर्जी को एकत्र करके रखता है स्टार्च। ठीक है, अगर पत्तियां सफ़ेद है तो क्लोरोफिल तो मौजूद नहीं है, और जब क्लोरोफिल मौजूद नहीं है तो क्लोरोफिल वर्णक मौजूद नहीं है तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होती। अब प्रकाश संश्लेषण नहीं होती तो स्टार्च का निर्माण नहीं होता। ठीक है, इससे स्पष्ट है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि हरे पत्तियों में ऐसा क्या पाया जाता है जो हम उसे प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम बनाता है। तो क्या पाया जाता है? तो क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण में सक्षम बनाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी कच्चे पदार्थों के नाम बताएं। तो कौन कौन सा जरूरी पदार्थ है? जरूरी पदार्थ 4 गो है। कार्बन डाइऑक्साइड जो वायु से प्राप्त करता है, जल जो मिट्टी से प्राप्त करता है, सूर्य का प्रकाश जो दिन में सूर्य से प्राप्त होता है, क्लोरोफिल जो पेड़ की पत्तियों में पाया जाता है। तो 4 प्रकार के कच्चे पदार्थ है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को समीकरण द्वारा दर्शा सकते हैं, जैसे 6CO2 + 12H2 एरो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। 6H2O 6 + 6O2 + 6H2O का निर्माण होगा। अब हम रंध्र यानी स्टोमाटा के बारे में पढ़ेंगे। पौधों की पत्तियों की सतह पर छिद्र होते हैं। पत्तियों की सतह पर स्थित ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। रंध्र के इंग्लिश में स्टोमाटा कहते हैं, जो पेड़ की पत्तियों की सतह पर मौजूद होते हैं। रंध्र द्वारा कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। रंध्र द्वारा किससे घिरे रहते हैं? कोशिकाओं द्वारा घिरे रहते हैं। ये पत्तियों के दोनों ऊपरी तथा निचले भाग में पाए जाते हैं। दोनों भागों में पाए जाते हैं। पेड़ के पत्तियों के ऊपरी भाग में और निचले भाग दोनों भागों में पाया जाता है। ये पत्तियों की सतह पर स्थित ऐसे छिद्र हैं जो रंध्र हैं। इसका काम क्या है? ये ऑक्सीजन का आदान प्रदान करता है, फिर जल को वाष्पित करता है रंध्र। ठीक है, यहाँ पर और आगे जानेंगे क्या जल में एवं खनिज भी इसी तरह पत्तियों तक पहुँचते हैं? नहीं, जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुँचाया जाता है। किसके द्वारा? वाहिकाओं द्वारा किए जाते हैं। वाहिकाओं को कहते हैं जाइलम। जाइलम को कहेंगे वाहिकाओं द्वारा। ये वाहिकाएं नली के समान होती है तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैल जाती हैं। वाहिकाएं जैसे इंग्लिश में जाइलम XYLEM जाइलम कहते हैं। वाहिकाएं खनिज लवण को ऊपर तक उठाती है। ये वाहिकाएं नली के समान होती है। कैसी होती है? नली के समान होती है तथा जड़, तना, शाखाएं एवं पत्तियों तक फैली रहती है। यह यूनिडायरेक्शनल होती है, यानी मिट्टी में जड़ से लेकर के ऊपर तना से होते हुए एक ही डायरेक्शन में होती हैं। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती हैं। पौधों में पदार्थों के परिवहन के बारे में यदि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा, हम जानेंगे। प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो पेड़ पौधे अपना भोजन का निर्माण नहीं करेंगे। जब पेड़ पौधे अपना भोजन का निर्माण नहीं करेंगे तो स्टार्च के रूप में भोजन को संचित नहीं कर पाएगा। बहुत सारे कारण हैं। यदि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो प्राणियों में खाद्य पदार्थ उपलब्ध नहीं होगा। ऐसी स्थिति में पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीव नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों द्वारा निर्मित भोजन पर ही निर्भर रहता है। समझ गए? परजीवी मतलब ऐसे जीव जो अपना भोजन उससे प्राप्त करते हैं जिस पर ये
आश्रित होते हैं, परजीवी होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के हमने पोषण के बारे में बताया, स्वपोषण एवं परपोषण। स्वपोषण एवं परपोषण। स्वपोषण में वैसे पोषण जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, पर पोषण में जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, वो होते हैं पर पोषण। अब आते हैं रंध्र के बारे में हमने पढ़ लिया। भोजन के अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परम आवश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा निर्मित होता है। हमें मनुष्यों को जीवित रहने के लिए भोजन के अलावा ऑक्सीजन जरूरत पड़ता है, और ये ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा निर्मित होता है। भोजन के अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परम आवश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा निर्मित होता है। यह प्रक्रिया वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के संतुलन को बनाए रखता है। अतः प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में जीवन की कल्पना भी असंभव है। इसलिए सरकार द्वारा समय समय पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जाता है। दोस्तों, मनुष्य को जिंदा रखने के लिए जितना ज़रूरत भोजन का है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरत ऑक्सीजन का है। इसलिए सरकार बीच बीच में वृक्षारोपण करती है। कहा जाता है कि वृक्ष लगाओ जीवन बचाओ, वृक्ष लगाओ जीवन बचाओ। इस बढ़ते हुए आधुनिक औद्योगिक युग में पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की कोशिश करनी चाहिए। वृक्षारोपण, वन महोत्सव आदि का प्रोत्साहित करना चाहिए तथा बच्चों में पौधों की उपयोगिता और प्रेम को जागृत करना चाहिए, जिससे पृथ्वी पर वायु और वातावरण संतुलित बना रहे। पेड़ लगाने से हमें भोजन तो मिलता है और साथ साथ ही ऑक्सीजन भी मिलता है। इसलिए कहा गया है कि वृक्ष लगाओ जीवन बचाओ। बीच बीच में पेड़ पौधों को लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, बच्चों को प्रोत्साहित करें। फिर नेक्स्ट पूछा गया है, क्या सफ़ेद रंग वाले पत्तों में भी प्रकाश संश्लेषण होती है? अब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण रंग की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है। हरे रंग के अलावा अन्य रंग में भी पत्तियों में भी क्लोरोफिल मौजूद होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्ण क्लोरोफिल के हरे रंग को ढक लेते हैं। इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। समझ गए? सफ़ेद रंग के पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। नेक्स्ट हम चलेंगे विभिन्न रंग के पत्तियों के बारे में। यहाँ पर फिगर में बताया गया है, क्या आपने गीली दीवारों पर तालाब अथवा ठहरे हुए जल की सतह पर हरे रंग की चिकनी सतह के तंतु के आकार वाले पौधों को देखा है? इन्हें शैवाल कहते हैं। शैवाल है सो गीली दीवार में होता है, तालाब में होता है, ठहरे जल में होता है। इनमें भी क्लोरोफिल होता है। शैवाल अलगे में भी क्लोरोफिल होता है, इसलिए ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अतः ये भी स्वपोषी हैं। शैवाल यानी एल्गे ये भी स्वपोषी हैं, क्योंकि इनकी पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, हरे रंग के होते हैं और ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। शैवाल भी स्वपोषी होते हैं। अब है सो बताना है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पत्ती कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ग्रहण करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ग्रहण करते हैं? तो वायुमंडल से स्टोमाटा यानी रंध्रों द्वारा ग्रहण करती है। क्या रंग बिरंगी पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है? जरूर होती है, जरूर होती है। इन पत्तियों में भी उपस्थित लाल, भूरे अन्य वर्णक क्लोरोफिल के हरे रंग को ढक लेती हैं। समझ गए? हरे अनेक तरह के पत्तियां होती हैं, लेकिन उनमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है। नेक्स्ट हम चलेंगे, जब हम कह सकते हैं कि पोषण की वह विधि जिसमें सजीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, सब पोषण यानी ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहलाता है। ऐसे जीव जो इस विधि से अपना भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें स्वपोषी यानी ऑटोट्रोफ्स कहते हैं। वैसा पोषण जो सजीव अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, स्वयं संश्लेषित करते हैं, ठीक है, तो उसे स्वपोषण। इस प्रकार के जीवों को स्वपोषी कहलाते हैं। स्वपोषी किसे कहे गए हैं? वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं तो उसे कहते हैं स्वपोषण। और विषम पोषण में वैसे जीव जो अपने पोषण हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, जैसे अमरवेल, घटपर्णी, ये सब है सो परपोषी हैं।
कवक अपना पोषण मृत एवं अपघटित जीव पदार्थों से प्राप्त करते हैं, तो इसलिए कवक क्या है, मृत जीवी कहलाता है। जो मृत अपघटित जीव से प्राप्त कर रहा है पोषण तो हो गया मृत जीवी। और हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए पौधे कैसे हैं, स्वपोषी हैं। ठीक है, तो पोषण की वह विधि जिसमें प्राणी अपना भोजन स्वयं संश्लेषित यानी बना नहीं सकते और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हरे पौधे अथवा अन्य जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, उन्हें पर पोषण या विषम पोषी कहते हैं। विषम पोषण कहते हैं, इसे इंग्लिश में बोलेंगे हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। वैसा पोषण जो अपना भोजन तो निर्माण नहीं करता लेकिन वह दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, पेड़ पौधों पर निर्भर रहता है, इस प्रकार के पोषण को पर पोषण कहते हैं, हेटरोट्रॉफ्स कहलाता है। और इस प्रकार के जीवों को पर पोषी यानी हेटरोट्रॉफ्स कहलाता है। ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए पौधों या अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं परपोषी यानी हेटरोट्रॉफ्स कहलाते हैं। अतः सारे जीव जंतु परपोषी हैं। सारे जीव जंतु क्या है, परपोषी हैं। सारे जीव जंतु क्या है, परपोषी हैं। क्या पौधे भी विषम पोषी हो सकते हैं, क्वेश्चन है, क्या पौधे भी विषम हो सकते हैं? पौधे सामान्यतः स्वपोषी होते हैं, सामान्यतः स्वपोषी हैं होते हैं, परंतु कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तो कहा जाता है कि क्या पौधे भी विषम पोषी हो सकते हैं? जरूर हो सकते हैं। सभी जीवों में स्वपोषण नहीं होता है, बल्कि कुछ पौधों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। वे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकते, वे अपने भोजन के लिए अन्य पौधों द्वारा बनाए गए भोजन पर निर्भर रहते हैं, वे विषम पोषी कहलाते हैं। कुछ पौधे भी विषम पोषी होते हैं। सभी पौधे अपना भोजन स्वयं निर्माण नहीं करते हैं, बल्कि कुछ ऐसे पौधे हैं जो अपना भोजन स्वयं निर्माण नहीं करते हैं, उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, हरे रंग का क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसलिए वे विषम पोषी होते हैं। ठीक है, इसमें ऐसा यहाँ पर नीचे दिया गया है अमरबेल। अमरबेल भी एक क्या है, अमरबेल है। सो यहाँ जो पीला पीला होता है पेड़ के पत्तियों के ऊपर पूरा ऐसा छितराया रहता है, इसमें है सो अमरबेल क्या है, परजीवी है। अमरबेल का पौधा ये अपना भोजन उस वृक्ष से प्राप्त करता है जिस पर ये आरोपित होते हैं, इसे परजीवी कहते हैं। परजीवी विषमपोषी एक प्रकार का है। ठीक है, परजीवी भी है, विषमपोषी का एक प्रकार है। तो अमरबेल क्या है, तो अमरबेल एक परजीवी पौधा है। अमरबेल परजीवी पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है, क्या विषमपोषी पौधों में पोषण की विभिन्न विधियां हैं? तो जरूर है, विषमपोषी पौधों में पोषण की कई विधियां होती हैं। पहला विधि है परजीवी पोषण, जिसे इंग्लिश में कहेंगे पैरासिटिक न्यूट्रिशन। परजीवी पोषण इंग्लिश में बोलेंगे पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पोषण की वह विधि जिसमें प्राणी अपना भोजन अन्य जीवित प्राणियों के शरीर से प्राप्त करते हैं परजीवी पोषण कहलाता है। परजीवी पोषण में क्या ऐसा पोषण है जिसमें प्राणी अपना पोषण अन्य जीवित प्राणियों के शरीर से प्राप्त करते हैं परजीवी पोषण कहलाता है। इस प्रकार के भोजन प्राप्त करने वाले जीव को परजीवी यानी पैरासाइट कहते हैं। पैरासाइट यानी वैसे जीव जो अपना भोजन अन्य जीवित प्राणियों के शरीर से प्राप्त करते हैं पैरासाइट यानी परजीवी कहलाते हैं। इस प्रकार का पोषण परजीवी पोषण यानी पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहलाता है। जीव अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे पोषी कहते हैं। वह जीव जिससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं, पोषी। दो तरह का हुआ, जो जीव दूसरे जीवित जीवों से अपना भोजन प्राप्त कर रहा है उसे पैरासाइट कहेंगे, और वह जीव जिससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे पोषी यानी होस्ट कहते हैं। पौधों में इसका उदाहरण है जैसे अमरबेल, तना, परजीवी मिसलटो जिसे आकाशबेली भी कहते हैं, जैसे रिफ्लेसिया के जड़ परजीवी हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ फिगर दिया गया है। यहाँ पर रिफ्लेसिया का फिगर दिया हुआ है, मिसलटो का फिगर दिया हुआ है। अब हम जानेंगे मृतजीवी पोषण के बारे में हम अध्ययन करते हैं, जिसे इंग्लिश में सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। मृतजीवी पोषण को इंग्लिश में
कहेंगे सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, ये अपना भोजन मृत जीवों से प्राप्त करते हैं। तो मृत जीवी कहेंगे पोषण की वह विधि जिसमें प्राणी अपना भोजन मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। किसे प्राप्त करते हैं? मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के पोषण को मृत जीवी पोषण कहते हैं। मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले पौधे मृतजीवी यानी सैप्रोफाइट्स कहलाते हैं। पोषण हुआ तो मृतजीवी पोषण, जिसे इंग्लिश में कहेंगे सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, जिसमें वह पोषण का प्रक्रिया है जिसमें जीव भोजन प्राप्त करने के लिए मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों का उपयोग करते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें प्राणी अपना भोजन मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से प्राप्त करते हैं मृतजीवी पोषण कहलाते हैं। और इस प्रकार का जीवों को सैप्रोफिट्स यानी मृतजीवी कहते हैं। मृतजीवी यानी सैप्रोफाइट्स वैसे जीव जो अपना भोजन मृत यानी मरा हुआ हो, विघटित जैविक हो, सड़ा गला हो, उससे अपना पोषण प्राप्त करता है। इस प्रकार के जीव को मृतजीवी कहते हैं। इसका उदाहरण है फफूंद, जिसे इंग्लिश में फंजाई बोलते हैं। कुकुरमुत्ता या मशरूम को ही कुकुरमुत्ता कहते हैं। ये कवकों के प्रकार हैं, मृतजीवी पोषण के उदाहरण हैं। मृतजीवी पोषण के उदाहरण है फफूंद यानी फंजाई, कुकुरमुत्ता या मशरूम। नेक्स्ट है कि फफूंद के बारे में पढ़ेंगे। तो फफूंद है तो पावरोटी के ब्रेड के टुकड़े में भी फफूंद का उपयोग करते हैं। तो ब्रेड पर उगती कवक, यहाँ पर है ब्रेड है, इस पर फफूंद लग गया है, छोड़ दीजिए ब्रेड को तो फफूंद लग जाएगा सफ़ेद सफ़ेद। तो ये क्या है? कवक है, मृतजीवी पोषी के अंतर्गत आता है। आपको रुई के धागों के समान संरचनाएं दिखाई पड़ेगी। ये संरचनाएं फफूंद यानी फंगस है। ब्रेड है, इसको यूं ही छोड़ दिए तो सड़ गल जाएगा, तो ये सड़ कर ऊपर में सफ़ेद सफ़ेद है सो रुई के समान संरचना बनाता है। ये संरचना फफूंद यानी फंगस है। फफूंद अचार, चमड़े, कपड़े, अनाजों आदि अन्य पदार्थों पर भी उगते हैं। ये नम एवं उष्ण वस्तुओं पर भी उगते हैं। वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट एवं अनुपयोगी हो जाती हैं। तो कवक है से किस पर कहाँ से उग रहा है? मृत एवं अपघटित पदार्थों पे उगते हैं। जैसे ब्रेड पर उगने वाले कवक। सामान्यतः कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। कवकों के बीजाणु कहाँ उपस्थित होते हैं? वायु में उपस्थित होते हैं। जब ये हवा के झोंकों से किसी अन्य द्रव्य जैव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं तो नम एवं उष्ण हो तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। सामान्यतः कहाँ पर कवक होते हैं? हवा में उपस्थित होते हैं। हवा में, तो हवा के झोंकों से, हवा के गति से ये एक दूसरे से दूसरे जगह पहुंच जाते हैं। एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। किसके द्वारा? हवा के द्वारा। ये जब द्रव्य जैव पदार्थ यानी सड़े गले पदार्थों पर यानी मृत जीवों पर या अन्य पदार्थों पर या नमी वाले जगह पर, उष्ण वाले जगह पर जाते हैं, पहुंचते हैं, तो ये अंकुरित हो जाते हैं और नए कवक को जन्म हो जाता है। ये तेजी से फैल जाते हैं, बहुत तेजी से गति होता है। जहाँ पर एक बार कवक लग गया वहाँ पर वह ऐसे तुरंत ऐसे वृद्धि करके बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पौधों, जंतुओं एवं मनुष्य में कवकों के कारण कई प्रकार के रोग भी होते हैं। पौधों में बहुत सारे रोग हो जाते हैं, जंतुओं में, मनुष्य में ऐसे कवक के कारण बहुत सारे रोग हो जाते हैं। इन चीज़ों को भी जानना है। जैसे ईस्ट एवं छत्रक, जैसे छत्रक मतलब छत्ता वाला, वैसे कवक जो छत्ता नुमा रहता है उसको कहते हैं छत्रक। ईस्ट जिसे ब्रेड में यूज किया जाता है। ईस्ट एवं छत्रक जैसे अनेक कवक उपयोगी भी होते हैं। सभी कवक अनुपयोगी नहीं होते। सभी कवक रोग नहीं देते हैं। कुछ कवक हमारे उपयोग में भी लाया जाता है। जैसे ईस्ट, ईस्ट, छत्रक जैसे छत्ता का नुमाना होता है, वह ऐसे कवक उपयोगी होते हैं। उन्हें खाने एवं किण्वन की क्रिया में उपयोग में लाया जाता है। कुछ कवकों का उपयोग औषधि के रूप में भी होता है। कुछ कवक उपयोगी होते हैं, खाने के रूप में उपयोग करते हैं।
औषधि के रूप में उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कीटभक्षी यानी इंसेक्टिवोरस के बारे में। इंसेक्टिवोरस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो कि कीटभक्षी के कारण बारे में हम पढ़ेंगे। घटपर्णी एक कीटभक्षी पौधा है। कीटभक्षी पौधा है घटपर्णी, ठीक है। तो हम आगे पढ़ते हैं। घटपर्णी एक विचित्र पौधा है। घटपर्णी कैसा है? कीटभक्षी पौधा है जो कीटों को खा जाता है। एक विचित्र प्रकार का पौधा है। घटपर्णी एक विचित्र प्रकार का पौधा है। पोषण की विधि सबसे अलग है। घटपर्णी एक ऐसा पौधा है जिसे पोषण की विधि बहुत ही अलग होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि घटपर्णी, जिसे इंग्लिश में पिचर प्लांट भी कहते हैं, घड़े एवं ढक्कन जैसे संरचनाएं होती हैं। यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर पिचर प्लांट का फिगर दिखा हुआ है। यहाँ पर जो कीड़ा पहुँचेगा वो ऐसे पौधा नष्ट कर देगा और अपनी यूज में ले आता है। तो पोषण की अलग विधियाँ होती हैं किसमें? घटपर्णी में। ऐसे पौधे कीटों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। कीटाणु को ही अपने भोजन के रूप में यूज कर लेते हैं। यहाँ पर पिचर प्लांट का फिगर दिख रहा होगा। ऐसे पौधे जो कीटों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उन्हें कीटभक्षी पौधा यानी इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। वैसे पौधे जो अपने भोजन के लिए कीटों को उपयोग में लाते हैं कीटभक्षी यानी इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। घटपर्णी या कलश पौधा यानी पिचर प्लांट उदाहरण है वीनस, फ्लाई ट्रैप, ड्रोसेरा तथा ब्लैडवर्ट आदि कीटभक्षी के पौधे का उदाहरण है। कीटभक्षी पौधों में क्लोरोफिल वर्णक भी पाया जाता है। कीटभक्षी में क्लोरोफिल भी पाया जाता है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से अपना भोजन तैयार करते हैं। ये ऐसा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तथा कीटों के द्वारा भी उपयोग अपना भोजन करते हैं। पर वे कीटों का भक्षण नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए करते हैं। नाइट्रोजन सभी के लिए आवश्यक है। नाइट्रोजन ऐसा पोषक तत्व है जिसका पूर्ति करने के लिए कीटों को भक्षण करते हैं। अधिकांश कीटभक्षी पौधे नाइट्रोजन की कमी वाले जगहों में ही पाए जाते हैं। जहाँ पर नाइट्रोजन का कमी है वहीं पर अधिकतर ऐसे कीटभक्षी पाए जाते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर पढ़ेंगे सहजीवी पोषण, जिसे इंग्लिश में कहेंगे सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी सहजीवी संबंध। अलग अलग प्रकार के दो जीवों का ऐसा संबंध जिसमें वे अपना आवास एवं पोषक तत्व साझा करते हैं सहजीवी संबंध कहलाते हैं। जैसे लाइकेन का उदाहरण है। समझ गए? सहजीवी संबंध में दो भिन्न प्रकार के जीव हैं जो अपना भोजन तथा पोषक तत्व साझा करते हैं, सहजीवी संबंध कहलाते हैं। जैसे लाइकेन का उदाहरण है। तो सहजीवी पोषण जिसे इंग्लिश में कहेंगे सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो दो जीवों के सहसंबंध के बारे में हम जानेंगे। यह एक विशेष प्रकार का संबंध है। सहजीवी संबंध विशेष प्रकार का संबंध है जब भिन्न प्रकार के दो जीव एक दूसरे की मदद करते हुए साथ रहते हैं। एक दूसरे की मदद करते हैं, साथ में रहते हैं। कोई आवास दे रहा है, कोई पोषक तत्व प्रदान कर रहा है। यह अपना आवास पोषक तत्व एक दूसरे की मदद करते हैं, वे साथ बांटते हैं। सहजीवी पोषण यानी सहजीवी संबंध कहलाते हैं। इसका जबरदस्त उदाहरण है लाइकेन। जैसे लाइकेन LICHEN लाइकेन को इंग्लिश में बोलेंगे LICHEN लाइकेन में सपोषी शैवाल एवं मृतजीवी कवक यानी फंजाई साथ रहते हैं। लाइकेन में किसका साथ है? तो ये है एल्गी और फंजाई के साथ में मिल करके ऐसा लाइकेन का निर्माण होता है। लाइकेन में सपोषी शैवाल तथा मृतजीवी कवक साथ रहते हैं। फिर लाइकेन का यहाँ पर फिगर दिख रहा है, ये लाइकेन का फिगर है, चित्र है। नेक्स्ट हम चलेंगे लाइकेन साधारणतः वृक्षों के तनों पर, पेड़ पौधों के तनों पर पाया जाता है या पुरानी नमी युक्त दीवारों पर उगते हैं, क्योंकि इसमें एल्गी यानी कवक और फंजाई दोनों का उपयोग होता है। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है।
कवक में क्लोरोफिल नहीं होगा। क्लोरोफिल किसे मौजूद होगा? शैवाल में उपस्थित होता है। ये कवक शैवाल में रहने का स्थान यानी आवास, जल तथा पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित भोजन यानी खाद्य पदार्थ कवक को देते हैं। इस तरह दोनों यानी शैवाल एवं कवक एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। समझ गए? तो एक दूसरे को सो लाभ पहुंचाते हैं। एक है सो आवास देता है और दूसरा है सो पोषक तत्व साझा करता है, इसलिए दोनों में संबंध है। अब सहजीवी संबंध के एक और उदाहरण पर चर्चा करते हैं। कुछ जीवाणु यानी बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में सहायक होते हैं। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले कुछ जीवाणु होते हैं। ये जीवाणु है सो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों के रूप में बदल देते हैं। कैसे पदार्थ हैं? विलेय पदार्थों में राइजोबियम ऐसे ही जीवाणु हैं। राइजोबियम क्या है? ऐसा ही जीवाणु है। आप यहाँ पर फिगर देख रहे हैं, दलहन की जोड़ पर गांठ बना हुआ है, इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया होता है। यह दलहन के पौधे हैं जैसे चना, मटर, अरहर, मूंग, सेम आदि के जड़ों की गांठों में रहते हैं तथा नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। इसके बदले फलीदार पौधे राइजोबियम जीवाणु को आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं। ठीक है, इन दोनों का साझा होता है। दलहन पौधे हैं जैसे चना, मटर, अरहर, मूंग, सेम, इस प्रकार का दलहन पौधा है जो जड़ों की गांठों में नाइट्रोजन युक्त नाइट्रोजनीकरण बैक्टीरिया मौजूद होता है जो नाइट्रोजन को आपूर्ति करता है, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण करता है। आप बदले में पौधा है उसको रहने के लिए आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं। इस प्रकार दोनों जीवों को ऐसे यानी फलीदार पौधे तथा राइजोबियम एक दूसरे की उपस्थिति में लाभ पहुंचाते हैं, है ना। सजीव संबंध जब का एक दूसरे को लाभ पहुंचाना है। इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व है। नाइट्रोजन युक्त है सो बैक्टीरिया के कारण किसानों को लाभ पहुंचता है। उन्हें मिट्टी में दालों की फसलों के लिए अलग से नाइट्रोजन देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्यों नहीं आवश्यकता पड़ती? क्योंकि नाइट्रोजन खुद ही बैक्टीरिया बना रहा है। अगली फसल के लिए मिट्टी में पर्याप्त नाइट्रोजन प्राप्त रहता है, इसलिए किसानों को लाभ पहुंचता है। प्राकृतिक विधि के अतिरिक्त मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे तत्वों की आपूर्ति हम रासायनिक उर्वरकों द्वारा भी करते हैं। इससे मिट्टी का खोया हुआ पोषक तत्व खेतों को पुनः मिल जाती है। समझ गए? इस पाठ में हमने जाना कि अधिकतर पौधे स्वपोषी होते हैं। अधिकतर पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं। सभी जीवों का भोजन की आवश्यकता ऊर्जा प्राप्ति के लिए होता है और हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए क्या होते हैं? ये स्वपोषी होते हैं। और कुछ पौधे हैं जैसे घटपर्णी कीटभक्षी पौधा होता है, ठीक है। फिर हमने अलग प्रकार का संबंध सहजीवी संबंध के बारे में पढ़े, अलगी एवं फंजाई के बारे में। हम इसके बारे में और आगे चलते हैं। इस पाठ में ऐसे स्वपोषी, परपोषी, मृतजीवी, विषमपोषी इत्यादि के बारे में हमने पढ़ा। अब यहाँ पर हमने क्या सीखा इसके बारे में हमने और भी चीज़ों के बारे में सीखा है। पहला पॉइंट है सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता ऊर्जा प्राप्ति के लिए होता है। सही बात है। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों होता है? ऊर्जा प्राप्ति के लिए होता है। ऊर्जा किससे प्राप्त होगा? भोजन से प्राप्त होगा। भोजन बनाता कौन है? भोजन का संश्लेषण करता है पेड़ पौधे। और मनुष्य भोजन का उपयोग है सो करता है। और समझ गए? स्वपोषी का अर्थ है वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषण करता है। और यदि हम रसोई घर में अपना भोजन स्वयं बनाएं तो ये संश्लेषित होता है, बनता नहीं है, बल्कि मतलब हम अपना भोजन बनाते हैं लेकिन संश्लेषित नहीं करते हैं। हमें भोजन को रसोई घर में तैयार करने के लिए हरे पौधों अथवा अन्य जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। समझ गए? तो नेक्स्ट हम चलते हैं। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सही बात है, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषी कहते हैं। अपना भोजन स्वयं बनाने के लिए इसको
कहेंगे स्वपोषी, अपना भोजन स्वयं बनाता है। इसमें प्रकाश संश्लेषण का उपयोग होता है। इसके लिए 4 कच्चे पदार्थ का उपयोग होता है। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड जो वायु से प्राप्त करते हैं, जल जो मिट्टी से प्राप्त करते हैं, दिन में सूर्य का प्रकाश मिल जाता है, और पेड़ के पत्तियों में क्लोरोफिल हरे रंग का होता है। ये 4 प्रकार का कच्चा पदार्थ है जिसके उपयोग से पौधे अपना भोजन का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल एवं सूर्य प्रकाश अनिवार्य रूप से आवश्यक है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा मिलता है। इनडायरेक्ट रूप से हमें एनर्जी सूर्य के प्रकाश से मिल रहा है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। इस ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीवों द्वारा उनकी उत्तरजीविता के लिए किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण से हमें ग्लूकोज का निर्माण होता है, कार्बन ऑक्सीजन का निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है। तो ऑक्सीजन है सो सभी जीवों के लिए श्वसन के लिए उपयोग में लाते हैं। कवक अपना पोषण मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं, ये मृत जीवी कहलाते हैं। वैसे जीव जो अपना पोषण मृत यानी मरा हुआ तथा अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं, उस प्रकार के जीव को क्या कहेंगे? मृत जीवी पौधा, मृत जीवी। तो मृत जीवी है सो कवक का उदाहरण है, कवक है मृत जीवी का उदाहरण है कवक। कुछ पौधे एवं अन्य सभी जीव अपने पोषण हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, अतः विषम पोषी कहलाते हैं। कुछ पौधे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते तथा सभी जीव दूसरे जीवों पर पोषण के लिए निर्भर रहते हैं, भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। इस प्रकार के जीवों को विषम पोषी कहते हैं। इस प्रकार का पोषण विषम पोषण कहलाता है। अमरबेल एक परजीवी पौधा है। अमरबेल किस प्रकार का पौधा है? तो अमरबेल परजीवी पौधा है। परजीवी वैसे जीव जो अपना भोजन उससे प्राप्त करते हैं जिस पर ये आश्रित होते हैं, परजीवी कहलाते हैं। ठीक है, घटपनी एक कीटभक्षी पौधा है। घटपनी का इस प्रकार का पौधा है, तो घटपनी एक कीटभक्षी पौधा है, कीटों को खाता है। यह नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए करता है। नाइट्रोजन की कमी होने के कारण ये कीटभक्षी है, कीटों को खाता है। तो घटपनी किस प्रकार पौधा है? कीटभक्षी पौधा है। भिन्न प्रकार के दो जीवों का ऐसा संबंध जिसमें वे अपना आवास एवं पोषक तत्व साझा करते हैं, इस प्रकार संबंध कहलाते हैं सहजीवी संबंध। इसका जबरदस्त उदाहरण है लाइकेन। लाइकेन उदाहरण है। लाइकेन में अलगे एवं फंजाई दोनों मिल करके काम करते हैं। अलगे में क्लोरोफिल होता है जो भोजन का निर्माण करता है, पोषक तत्व प्रदान करता है, और फंजाई उन्हें आवास प्रदान करता है। तो इस प्रकार लाइकेन है तो अलगे एवं फंजाई के संबंध से बना हुआ है। नेक्स्ट हम चलेंगे राइजोबियम जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों के रूप में बदलता है तथा दलहन पौधे की जड़ों में नाइट्रोजन के यौगिक के रूप में आपूर्ति होता है। इसलिए किसानों को अतिरिक्त खाद की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब हम चलते हैं प्रश्न उत्तर के तरफ, इसलिए स्टूडेंट्स अपना कॉपी किताब निकाल कर रखिएगा और यहाँ पर सवाल सोल्व करिएगा। तो पहला है क्वेश्चन, सही उत्तर पर सही का निशान लगाया, गलत पर गलत। तो पहला है कीटों को पकड़ना कर अपना आहार बनाने वाले पौधों का क्या नाम है? तो क्या कहे? तो वह है उदाहरण है ये घटपर्णी। घटपर्णी है सो एक कीटभक्षी पौधा। घटपर्णी कैसा है? कीटभक्षी पौधा है। तो इसलिए आपका आंसर ग होगा घटपर्णी। घटपर्णी कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पौधे हैं। तो दूसरा पर चलते हैं, पौधों द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाने को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो दूसरा का ख आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण ऐसे पौधों द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। अब पहला का तीसरा में आते हैं, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा वातावरण से ली जाने वाली गैस का नाम है। तो इसका सही जवाब होगा ग कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड है, आप सही टिक लगा लीजिएगा। अब चौथा पर आते हैं, परजीवी पौधा का एक उदाहरण है। परजीवी पौधा का उदाहरण है अमरबेल। अमरबेल एक परजीवी पौधा है।
नेक्स्ट हम चलते हैं प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे के किस रचना में ऑक्सीजन वायुमंडल में मुक्त होता है। तो आपका सही जवाब होगा रंध्र। इसे इंग्लिश में ऑस्टोमाटा भी बोलते हैं, STOMATA ऑस्टोमाटा भी बोलते हैं। आपका सही जवाब होगा रंध्र। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दूसरा का पहला है पौधों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडार रिक्त खाली स्थान के रूप में किया जाता है। आपका सही जवाब होगा ग्लूकोज के रूप में होता है। इसका फॉर्मूला है C6H12O6। दूसरा चलते हैं पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले हरे रंग के वर्णक को क्या कहते हैं। दूसरा कहते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल वर्णक होता है जो हरे कलर का होता है, जिससे कारण पेड़ की पत्तियां हरे कलर का हो जाती है। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रकाश संश्लेषण के उपरांत कौन सी गैस मुक्त होती है। तो आपका सही जवाब होगा ऑक्सीजन। इसको O2 के रूप में दर्शाते हैं, ऑक्सीजन। अब हम मिलान करने के लिए चलते हैं, तो मिलान कीजिए क्लोरोफिल। तो इसका ये होगा घ यानी पत्ती, ये क्लोरोफिल होगा पत्ती। दूसरा नाइट्रोजन स्थिरीकरण, इसका ये होगा जीवाणु। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु करते हैं। अमरबेल ये सब परजीवी हैं। अमरबेल परजीवी हैं। जंतु है सो परजीवी है। कीटभक्षी हैं सो ड्रोसेरा है। कीटभक्षी का उदाहरण है ड्रोसेरा। तो सही जवाब आपने मिलान कर लिया। फिर से मिलान कर लीजिए। क्लोरोफिल पत्ती का उदाहरण है, पत्ती में पाया जाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण है सो जीवाणु करते हैं। अमरबेल एक परपोषी है, जंतु परजीवी होते हैं, और कीटभक्षी ड्रोसेरा। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन पर आते हैं। परजीवी और मृतजीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो परजीवी एवं मृतजीवी में अंतर स्पष्ट करने के लिए है, तो परजीवी वैसे जीव जो अपना भोजन उससे प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं, परजीवी कहलाते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है अमरबेल है सो परजीवी है जो अपना भोजन उससे प्राप्त करते हैं जिस पर वो आरोहित होते हैं। और मृतजीवी में है कि वैसे जीव जो अपना भोजन मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, मृतजीवी कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है फफूंद, कुकुरमुत्ता, मशरूम, ठीक है। और परजीवी है सो इस किस प्रकार का पोषण उपयोग करते हैं, पर पोषण का उपयोग करते हैं। मृतजीवी किस प्रकार का पोषण, मृत पोषण करते हैं, ठीक है। अब 5वें क्वेश्चन में आते हैं। आप पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे। तो स्टार्च क्या है, पॉलीमर है जो पौधों में एनर्जी को स्टोर करता है। स्टार्च इज पॉलीमर मेड बाय प्लांट्स टू स्टोर एनर्जी। विरंचित यानी क्लोरोफिल रहित किए हुए पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालने पर पत्ती का रंग नीलाभ, काला, ब्लू ब्लैक हो जाता है, जो मंड यानी स्टार्च की उपस्थिति को दर्शाता है। आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब छठा है से एक शब्द में बताइए। तो छठा का पहला क्वेश्चन है, छिद्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है इसे रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है, नालिका जिनके द्वारा जल एवं खनिज लवण पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं इसे वाहिकाएं कहते हैं। वाहिकाएं कहते हैं। इंग्लिश में जाइलम बोलेंगे, XYLEM जाइलम कहेंगे। 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को में सही गलत को चिन्हित करें। तो 7वां का पहला है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। आपका ये सही आंसर है। दूसरा है, ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं परजीवी कहलाते हैं। ये गलत है। जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं वह परजीवी नहीं बल्कि स्वजीवी कहलाते हैं, ठीक है। तो जैसे हम सभी जीवों भोजन की आवश्यकता ऊर्जा प्राप्ति के लिए होता है, ठीक है। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए हरे पौधे क्या है, स्वपोषी हैं। तो पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है परपोषी नहीं बल्कि स्वपोषी कहलाता है, स्वपोषी, इसलिए दूसरा गलत है। तीसरा में चलते हैं, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद
युक्त प्रोटीन नहीं है। तो तीसरा का सही जवाब है, सही में प्रोटीन नहीं होता है, जबकि ये ग्लूकोज होता है। C6H12O6 होता है ग्लूकोज का। और सातवां का 4 में है, प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। तो ये सही है, सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। तो नेक्स्ट है, कीटभक्षी पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, बल्कि ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते, कीटभक्षी पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, जरूर बनाते हैं, सही आंसर है। कीटभक्षी पौधा प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं तथा नाइट्रोजन का की पूर्ति करने के लिए कीटों को भक्षण करते हैं। अब चलते हैं 8वें क्वेश्चन पर, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को एक समीकरण द्वारा दर्शाइए। तो समीकरण द्वारा दर्शा सकते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वायु से प्राप्त करते हैं 6CO2, और जल है मीठे से प्राप्त करते हैं 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्लोरोफिल निर्माण होता है C6H12O6 जो ग्लूकोज होता है, पौधों में संचित भोज्य पदार्थ है। और ऑक्सीजन यानी 6O2 का निर्माण होता है जो वायुमंडल में विमुक्त हो जाता है, और जल H2O 6H2O का निर्माण होता है। तो ये हम है सो प्रकाश संश्लेषण में समीकरण दर्शा सकते हैं। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन आते हैं, प्राकृतिक विधि द्वारा मिट्टी में पोषक तत्व के पुनः पूर्ति का उल्लेख करें। तो इसमें हम बता सकते हैं कि भूमि को पत्ती छोड़कर केंचुआ पालन विधि द्वारा तथा दलहन नाइट्रोजन युक्त पौधों को लगाकर हम इस प्रकार का प्राकृतिक विधि का उपयोग कर मिट्टी में पोषक तत्व को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है, तो 10वें क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, किसान अपने खेतों में रासायनिक उर्वरक क्यों मिलाते हैं? तो रासायनिक उर्वरक यूरिया में नाइट्रोजन मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है? नाइट्रोजन मौजूद होता है, जो पौधों के लिए पोषक तत्व है सो उपलब्ध कराता है। इसलिए किसान अपने खेतों में रासायनिक उर्वरक मिलाते हैं। अब 11 क्वेश्चन में आते हैं। 11 का पहला में है, नाइट्रोजन युक्त फलीदार पौधों को उगाने के लिए खाद का उपयोग क्यों नहीं किया जाता? अपने उत्तर का कारण दीजिए। तो खाद यानी यूरिया का उपयोग नाइट्रोजन पोषक तत्व के लिए करते हैं, जबकि नाइट्रोजन युक्त फलीदार पौधों में खुद ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने की क्षमता होती है। तो फिर हम क्यों खाद का उपयोग करें? बात है ना, हम क्यों खाद का उपयोग करें जब इसमें खुद नाइट्रोजन क्षमता है। तो 11 का दूसरा क्वेश्चन है, हम रसोई घर में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसका अर्थ हुआ मनुष्य भी स्वपोषी होते हैं। क्या आप सहमत हैं? कारण दीजिए। नहीं, बिल्कुल हम सहमत नहीं हैं। हाँ, स्वपोषी का अर्थ है वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, जबकि हम रसोई घर में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, संश्लेषित नहीं करते। हमें भोजन को रसोई घर में तैयार करने के लिए हरे पौधों अथवा अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। अतः हम रसोई घर में अपना भोजन स्वयं रसोई घर में स्वयं नहीं बनाते। फिर भी मनुष्य स्वपोषी नहीं होता, बल्कि मनुष्य परपोषी होता है। अब 12वां क्वेश्चन पर आते हैं, और इस सब्जेक्ट का लास्ट क्वेश्चन है, एक गाय हर दिन एक पौधों की पत्तियां खाती है, क्या यह पौधा बिना पत्तियों के जीवित रह सकता है? अपने उत्तर के पक्ष में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि एक गाय हर दिन एक ही पौधे की पत्तियां खाती है। बात तो सही है कि गाय है तो एक मासूम शाकाहारी जानवर, वह घास नहीं खाएगी तो क्या खाएगी। अगली पंक्ति में कहा गया है, क्या यह पौधा बिना पत्तियों के जीवित रह सकता है? तो बिल्कुल नहीं रह सकता। पौधों के जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन पेड़ के हरे पत्तियों तथा अन्य हरे भाग में बनाते हैं। जब पौधा बिना पत्तियों का हो जाएगा तो भोजन नहीं बनेगा, और बिना भोजन के पौधे जीवित नहीं रह सकते हैं। समझ गए? इसलिए हमने यह तर्क दिया कि पौधा बिना पत्तियों के जीवित नहीं रह सकता। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताएं, लाइक और शेयर करें। और इसका PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं इसका PDF। तो लाइक करें, शेयर करें।
धन्यवाद।